सो गाइस, शेयर मार्केट सीरीज का ये पार्ट 6 वीडियो है जिसमें हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि शेयर मार्केट में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, किन वेबसाइट के जरिए आप कर सकते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी को परचेस करने से पहले कि आपको उनका फंडामेंटल पता होना चाहिए और टेक्निकल क्या है वो पता होना चाहिए। सो डिटेल में कवर करेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो सबसे पहली बात, ये हमारा शेयर मार्केट के ऊपर फ्री कोर्स चल रहा है जिसमें टोटल हम लोग 8 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो आप चाहो तो 8 वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये पार्ट 6 वीडियो है, चलिए इसमें हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है वो समझिए। देखिए क्या है कि कोई भी कंपनी आपको सामने से बहुत ही अच्छी दिखती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए डाबर एक कंपनी है, रिलायंस एक कंपनी है, तो दिखने में काफी अच्छी लग रही है, काफी प्रॉफिटेबल दिख रही है। तो क्या अंदर से वो खोखली भी हो सकती है? तो ये आपको कैसे पता करना, क्योंकि कभी भी आप कंपनी परचेस करेंगे तो आप तो जरूर जानना चाहेंगे ना कि वो कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ता है, वो क्या कहीं लॉस में तो नहीं है, उस पर कर्ज तो नहीं है, वो कैसे सेल्स कर रही है, सारा कुछ तो आप जानना चाहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि शेयर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस के नाम से हम लोग यहां पे जानते हैं। तो ये हो गया हमारा शेयर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। आप जो है चार्ट देखते होंगे कि हमेशा चार्ट के बेसिस पे लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चार्ट को एनालाइज करना होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। तो इन दोनों चीजों के बारे में आपको समझ आ गया होगा। फंडामेंटल का मतलब किसी भी कंपनी का पूरा हिस्ट्री निकालना कि प्रॉफिट कैसे बना रही है, कैसे अर्निंग कर रही है, कर्ज में है या नहीं है, वो फंडामेंटल एनालिसिस हुआ। और टेक्निकल एनालिसिस क्या हुआ कि किसी भी कंपनी के चार्ट को एनालाइज करना कि चार्ट क्या बोलती है, वो हमारा टेक्निकल एनालिसिस यहां पे हो गया। तो आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखते हैं कि आखिरकार किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग आज डाबर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। आप किसी भी कंपनी का कर सकते हैं और ये ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग स्क्रीनर वेबसाइट यूज कर रहे हैं। स्क्रीनर आप सर्च करेंगे गूगल में, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा और ये वेबसाइट आप देख सकते हैं। इसमें सारे कंपनीज के आपको डिटेल देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि यहाँ पे कंपनी के की पॉइंट्स एंड अबाउट लिखे होते हैं, इसे हम लोगों को समझना है कि ये क्या होता है। यहाँ पे कंपनी के खासियत को बताया जाता है कि कंपनी में ऐसा क्या खासियत है। आप जानना तो चाहेंगे ना कि आप जिस कंपनी का शेयर परचेस कर रहे हैं वो किस चीज में सबसे लीडर है, उनका कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चलता है, ये तो आप जानना चाहेंगे। तो देखो अबाउट में है लिखा हुआ कि डाबर इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड एफएमसीजी प्लेयर डीलिंग इन कंज्यूमर केयर एंड फूड प्रोडक्ट्स। यानी कि डाबर क्या है कि वो एक लीडर है, सेक्टर की लीडर है, जो कि एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है और कंज्यूमर केयर एंड फूड प्रोडक्ट ये बनाती है। तो सबसे पहली बात कि डाबर सेक्टर की लीडर है। सेक्टर की लीडर का मतलब ये हुआ कि इससे ऊपर अभी कोई नहीं है, ये मार्केट में सबसे ऊपर बैठी हुई है, इसीलिए हम लोग सेक्टर की लीडर के नाम से इसे यहां पे शो करते हैं। की पॉइंट क्या है कंपनी का कि की पॉइंट है इन च्यवनप्राश सेगमेंट दे हैव अराउंड 60% मार्केट शेयर इन इंडिया। मतलब डाबर का च्यवनप्राश तो आपने ऑब्वियस सी बात है नाम सुना ही होगा। तो क्या है कि 60% का मार्केट कैप च्यवनप्राश में डाबर यहां पे रखी हुई है। फोन यार, सो मैं बता रहा था कि 60% मार्केट शेयर रखी हुई, तो 60% बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर है। आप समझ सकते हो कि जो च्यवनप्राश का सेगमेंट है, मात्र 40% का ही मार्केट शेयर किसी और कंपनी में 60% डाबर रखती है। तो सबसे बड़ा यहां पे की पॉइंट हो जाता है। उसके बाद है कि इन हनी सेगमेंट दे हैव अराउंड 40% मार्केट शेयर इन इंडिया। यानी कि हनी जो है, डाबर का हनी भी आता है, इसमें 40% का मार्केट शेयर यहाँ पे कंपनी का बना हुआ है। तो ये दो प्रोडक्ट ऐसा है डाबर का जो मार्केट में लीडर है, काफी बड़ा मार्केट शेयर जो है ये अपने अंडर में करके रखी हुई है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन हो गया कि डाबर एक ऐसी कंपनी है जो सेक्टर की लीडर भी है और कुछ इनके ऐसे प्रोडक्ट है जिनको बीट करने वाला अभी यहाँ पे कोई नहीं है। तो सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डाबर के बारे में कुछ डिटेल होंगे, जो मार्केट कैप हो गया, आरओसी है, पी रेशियो है, बहुत कुछ आपके लिए नया होगा। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मार्केट कैप यहाँ पे बताया जाता है। मार्केट कैप से हमें यह समझ आता है कि कंपनी लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है। अब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है वो समझो। लार्ज कैप का मतलब ये हुआ कि ये कंपनी काफी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैटेगरी में आती है और लार्ज कैप कंपनी में रिस्क थोड़ा सा कम होता है। ठीक है,
मिड कैप कंपनी क्या है कि ये मिड कैप है, मतलब लार्ज कैप अब बनने वाली है लेकिन मिडिल में है, तो ये कंपनी में रिस्क थोड़ा सा होता है। और स्मॉल कैप कंपनी ऐसी होती है जो हाई रिस्की एंड हाई रिवॉर्डिंग कैटेगरी में आती है, मतलब इनमें रिस्क भी काफी होता है, लेकिन अगर चल गई तो भाई इतना बड़ा रिटर्न बना के देगी कि मल्टी बैगर का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, 100%, 400% ऐसा रिटर्न देखने को मिलता है। तो अगर आप एक नए इन्वेस्टर है तो सबसे सेफ साइड होता है कि आप जो है लार्ज कैप कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करिए। तो डाबर का मार्केट कैप है 1,15,609 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है, तो काफी बड़ी डिफेंसिव कंपनी यहां पे हो जाती है। उसके बाद करंट प्राइस क्या चल रहा है और हाई लो क्या है वो बताया जा रहा है, ये आप बाय करेंगे तब आपको समझ आएगा। उसके बाद स्टॉक का पीई रेशियो बताया गया 64.6%। आखिरकार ये पीई रेशियो क्या होता है? पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एक कंपनी के वैल्यूएशन को दर्शाता है, जितना ज्यादा पीई रेशियो होगा उतना ज्यादा कंपनी का वैल्यूएशन काफी ऊपर चला गया है, उनको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा तभी जाके पी रेशियो कम होगा। तो पी रेशियो में यही चीज याद रखना है कि जितना ज्यादा कम पी रेशियो होगा उतना ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे ROCE यहाँ पे 27% का देखने को मिल रहा है और ROE है वो 23% का देखने को मिल रहा है। अब ROCE और ROE क्या है वो समझिए। ROCE का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब अगर इसे एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, बस आप इतना मान के चलो कि ROCE और ROE जो होता है वो एटलीस्ट 25% से ऊपर है, तो काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी इतना ही रखना क्योंकि ये सब बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ऐसा समझाने बैठ जाऊं तो 1-2 घंटा का वीडियो बन जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे करना चाह रहा हूं। तो 25% ROCE और ROE यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा चीज आपको ये देखना है कि प्लेस परसेंटेज क्या है। यहाँ पे डेफिनेटली पूरा 0 है। प्लेस परसेंटेज का मतलब ये होता है कि कंपनी ने अपने शेयर को कहीं गिरवी में तो नहीं रखा है, गिरवी में रख के क्या है कि वो पैसा यहाँ पे ले लेती है। तो जितने भी कंपनी अपने शेयर को प्लेस पे रखते हैं, उधार पे रखते हैं, गिरवी पे रखते हैं, तो हम लोग एक तरीके से डाउन साइड में यहाँ पे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज 0 है, मतलब कोई भी शेयर डाबर का गिरवी में नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात हो जाती है। तो अभी आपको ये बॉक्स अच्छे से समझ आ गया होगा, जो मेन चीज था मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि आपको किसी भी कंपनी को बाय करने से पहले ये चीज देखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक चार्ट है, ये चार्ट हम लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस जब स्टार्ट करेंगे वो आपको उसके बाद यहाँ पे कवर करेंगे। उसके नीचे में आता है प्रोज एंड कॉन्स की कंपनी के क्या क्या प्रोज हैं और क्या क्या कॉन्स है, ये भी आपको देखना बहुत ही जरूरी है। ये हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी का हिस्ट्री उठा के देख रहे हैं, ठीक है, इसी को फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ा शेयर मार्केट रॉकेट साइंस नहीं है ना, एकदम सिंपल समझोगे ना तो बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता है। सबसे पहला प्रोस क्या बोला जा रहा है कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेथ फ्री, मतलब कंपनी के पास कर्ज नहीं है। अब देखो ये सबसे बड़ा साइन होता है। आप ही एक चीज मान लो कि आप अपना बिजनेस चला रहे हो, आपके पास बहुत ही अच्छा सेल्स तो हो रहा है, लेकिन कर्ज से आप डूबे हुए हो, तो क्या लगता है कि आप अपने आप को ग्रोथ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कर्ज है। जो आप कमाएंगे वो तो कर्ज देने में यहाँ पे लगाएंगे, तो अपने दुकान को इंक्रीज करने में कैसे लगेगा? तो सबसे पहले देखना है हमें कि कंपनी पे कहीं कर्ज तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी इज ऑलमोस्ट डेथ फ्री, यानी कि डाबर पे कोई कर्ज नहीं है अभी। तो ये सबसे पहला यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है, जो कि प्रोज में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 years 24%, जो कि अभी ऊपर भी मैंने दिखाया कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 24% है। तो ऑब्वियस से बात है 3 साल में 24% है, काफी अच्छा है। उसके बाद क्या है कि कंपनी हैज मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 39.98%, यानी कि कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। अब डिविडेंड क्या होता है ये तो अभी समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। डिविडेंड एक तरीके से समझो कि कंपनी ने प्रॉफिट बनाया तो वो क्या करती है ना, बीच बीच में डिविडेंड अनाउंस कर देती है, मतलब समझो बोनस दे देती है जितने भी शेयर होल्डर है। एग्जाम्पल के मान चलो डाबर ने अनाउंसमेंट किया है कि जितने भी शेयर होल्डर है सबको पर शेयर 2 रुपया दिया जाएगा, तो ये होता है डिविडेंड। एक्स्ट्रा कंपनी प्रॉफिट तो बना रही, वो अलग मिलेगा, लेकिन अलग से एक बोनस भी अनाउंस किया जाता है जिसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, तो वो भी आपको डाबर में अच्छा खासा देखने को मिलेगा। उसके बाद डेटर टेस्ट हैज इंप्रूव फ्रॉम 30.47 टू 21.47 डेज, मतलब कंपनी का जो उधार मिलता है पहले वो 30 दिन समथिंग में मिलता था, लेकिन अभी वो कम होकर 21 दिन हो गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा सिग्नल है कि कंपनी को जो उधार मिल रहा है वो पहले 30 दिन था, लेकिन अब जो है 21 दिन में ही मिल जाता है। ये सारे प्रोज हो गए जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के क्या क्या अच्छाई है। अब यहाँ पे कॉन्स भी हैं, कंपनी में कुछ बुराई तो नहीं है। सबसे पहला बुराई बोला जा रहा है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 15.09 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब जो बुक वैल्यू है स्टॉक का उससे 15 गुना ज्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है।
तो ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन ही समझो। ऑब्वियस सी बात है, जिस कंपनी में डिमांड रहेगा वो ऊपर की ओर ही जाएगा, तो ऊपर की ओर ही जाएगा तो काफी डिमांड है उस पर, तो वही चीज बोला जा रहा है कि काफी ऊपर अभी चला गया है। तो ये होता ही है, नेचर ही है, जो कंपनी अच्छे से प्रॉफिट बनाती है ना वो ऊपर की ओर ही जाती है। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव ही समझना, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 3.94% ओवर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल में जो है इनका सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो अब क्या है ना कि देखो एफएमसीजी सेक्टर से ये बिलोंग करती है। अब एफएमसीजी सेक्टर में मल्टी बैगर रिटर्न आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 100% का 200% का रिटर्न आपको मिल जाएगा और इनका सेल्स अचानक से एक दिन में 500% यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब एक बात बताओ, जैसे कि डाबर में इनका काफी अच्छा है, च्यवनप्राश में काफी अच्छा है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि आप एक दिन में 5-5 च्यवनप्राश खाना स्टार्ट कर देंगे। तो सेल्स जो एक लेवल से स्टार्ट होता है वही लेवल पे नहीं चलेगा। तो हर चीज में, हर कंपनीज में जब फंडामेंटल एनालिसिस करोगे ना तो एक ग्राउंड लेवल की चीज भी देखना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ उसी पे हम लोग बात करेंगे। आप ग्राउंड लेवल पे भी जाके देखो कि कंपनी कैसा कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, लोग उसे पसंद करते भी है या नहीं करते हैं, उसका फ्यूचर कैसा लग रहा है, 5 साल 10 साल में वो चलेगा या नहीं चलेगा, वो भी आपको देखना चाहिए। सिर्फ पेपर पे ही बात नहीं होता है, शेयर मार्केट में ग्राउंड लेवल भी देखा जाता है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही हाई लेवल का हम लोग कर रहे हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर है पीयर कंपैरिजन। तो पीयर कंपैरिजन क्या होता है वो बता दें। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई कंपनी अकेला तो बैठा हुआ नहीं रहता है ना, उसके कॉम्पिटिटर बहुत सारे रहते हैं। तो अगर हम लोग डाबर के कॉम्पिटिटर के बारे में बात करें तो ये टोटल 7 कंपनी है, लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे, डाबर सबसे पहला नंबर में है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है शुरुआत में ही आपने देखा डाबर सेक्टर की लीडर है तो सबसे टॉप में ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपका गोदरेज कंज्यूमर है, फिर मारिको है, फिर इमामी है, फिर उसके बाद बजाज कंज्यूमर है, फिर काया लिमिटेड है। तो ये भी चीज आपको देखना है कि जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करें वो सेक्टर की लीडर है या नहीं है। अब एक बात मुझे बताओ, जैसे कि डाबर का हनी और च्यवनप्राश काफी बेस्ट था, तो क्या आपको लगता है कि मारिको जो इसका कंपटीटर है वो हनी और च्यवनप्राश बनाता होगा, या बनाती भी है तो क्या उस लेवल का सेल्स है? ये चीज आपको ग्राउंड लेवल में देखना होगा। गोदरेज कंज्यूमर क्या च्यवनप्राश क्या हनी बनाती है, क्या इनका प्रोडक्ट अच्छा चलता है मार्केट में, या आपको ग्राउंड लेवल पे जाके देखना होगा। तो ये चीज भी आपको जो कंपैरिजन होता है पेयर कंपैरिजन उसमें भी देखना पड़ेगा। तो ये भी है कि डाबर सेक्टर की लीडर है जो सबसे पहले नंबर पे देखने को मिलती है। उसके बाद है क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ज्यादा करके नहीं देखना, वाई ऑन वाई बेसिस पे देखना, यानी कि ईयरली बेसिस पे देखना कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है या नहीं बना रही। तो क्वार्टरली रिजल्ट तो मैं कंसिडर नहीं करता हूं, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो सेल्स ग्रोथ हो गया, प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट आके दे सकते हो। हमें मेन फोकस रखना ये वाले से, प्रॉफिट एंड लॉस वाले से, इस पे हमें अच्छे से समझ आएगा कि कंपनी का सेल्स प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो रहा है। ये एक तरीके का बैलेंस शीट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये 2010 है और 2010 से लेकर के 2021 तक का डाटा है। अभी क्या है कि सेल्स के बारे में बात करें तो सेल्स देखो दिन ब दिन इंक्रीज होते हुए जा रहा है। पिछले 10 साल से आप देख सकते हैं इनका सेल्स इंक्रीज हुआ है, जो कि 3,300 करोड़ से बढ़ के 9,547 करोड़ रुपया यहाँ पे हो चुका है। तो सेल्स भी क्या है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हर बिजनेस में प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो पैसा बनेगा ना, तो आपको हमेशा सेल्स भी देखना है कि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो सेल्स भी इनका बढ़ रहा है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद कंपनी प्रॉफिट बना रही या नहीं बना रही, तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो प्रीवियस 10 ईयर में आप देख सकते हैं, ये लाइन आप देख पाएंगे, बढ़ता ही जा रहा है। 501 करोड़ था मार्च में और अभी हो चुका है 2010 में, और अभी 2021 में क्या हो गया, ये समथिंग 1600 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। तो कंसिस्टेंसी के साथ देखिए प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, 500 करोड़, 600, 700, 900, फिर 1000 करोड़, फिर 1200, 1200, फिर 1300, 1400, फिर 1400, फिर 1600। तो क्या है कि हर साल जो है वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपनी प्रॉफिट भी बढ़ाते जा रही है। तो ये सबसे अच्छा साइन होता है कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का सेगमेंट, जो कि आपको डेफिनेटली देखना ही चाहिए। उसके बाद आपको कंपनी का CAGR भी देखना है। तो 10 साल में 20% है, 5 साल में 18 है, फिर 3 साल में 13 है, फिर 1 साल में 29% है। तो उतना कुछ खास नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये सब डिफेंसिव कंपनी है तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जितना ज्यादा ये 25% से ऊपर हो या 30% आसपास में हो तो ये काफी अच्छा माना जाता है। एटलीस्ट 25% तो डेफिनेटली रहना ही चाहिए। 10 साल, 5 साल, 3 साल और 1 साल में तो काफी अच्छा 40-50 मिल जाए तो और भी अच्छा बात यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपको कंपनी का CAGR भी यहाँ पे देखना है। उसके बाद बैलेंस शीट आते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है कि बैलेंस शीट कंपनी के
कर्ज को दिखाता है और उसके एसेट्स को दिखाता है। तो अगर कंपनी पे कर्ज के बारे में बात करें तो देखिए कर्ज इंक्रीज होते हुए ऑब्वियस सी बात है बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि दिन ब दिन कंपनी बड़े होती जाएगी तो कर्ज भी लेते जाएगी थोड़ा बहुत। तो देखो ऑलमोस्ट एकदम नॉर्मल सा कर्ज है। अभी अगर लास्ट हम लोग देखें तो 2,06,000 करोड़ समथिंग का कर्ज है। लेकिन अगर कर्ज है तो हमें एसेट्स भी देखना चाहिए, तो एसेट्स हमें भी देखने को मिलेगा दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहा है, जो कि अभी इनके पास समथिंग 10,000 करोड़ का एसेट्स भी है। तो एसेट्स ज्यादा है तो अच्छी बात है, कर्ज कम हो तो वो अच्छी बात यहां पे होती है। लेकिन क्या है ना कि अगर कर्ज ज्यादा है, लाइबिलिटी बहुत ही ज्यादा है और एसेट्स कम है, तब यहां पे आपको सोचने का जरूरत पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब कंपनी अगर डूब भी जाती है तो अपने एसेट्स को बेच के भी पैसा पूरा नहीं निकाल सकती है, तो वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करके क्या फायदा, जो कंपनी ना प्रॉफिट बना रही है, कर्ज में डूबी हुई, कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां पे लाइबिलिटी का सेक्शन है, ये भी आप देख सकते हैं, और टोटल एसेट्स का सेक्शन है, ये भी आप देख सकते हैं। दिन ब दिन एसेट्स की क्वांटिटी भी यहां पे बढ़ते जा रही है, जो कि आपको यहां पे देखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम लोग कैश फ्लो देखेंगे कि कंपनी के पास कैश बचा हुआ है कि नहीं, कुछ नया चीज करने के लिए कैश है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कैश फ्लो भी इनका दिन ब दिन ठीक ठाक ही बढ़ता जा रहा है और फ्री कैश फ्लो भी इनके पास काफी अच्छा है। तो आपको कैश फ्लो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद सबसे बड़ा चीज, ये एक ऐसा चीज है ना, मतलब फंडामेंटल इसके बिना अधूरा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। मतलब जो कंपनी का प्रमोटर है, जो कंपनी चला रहा है, उसके पास कितना परसेंट कंपनी का शेयर है, यही दर्शाता है कि वो कंपनी कितना अच्छा है। अब इसे मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझिएगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर है, सेबी का ये रूल है कि वो एटलीस्ट 75% ही यहाँ पे रख सकते हैं अपना होल्डिंग, 75% से ऊपर नहीं रख सकते हैं। उसके बाद जो 25% जो होल्डिंग होगा वो या तो म्यूचुअल फंड के पास होगा, या FIS के पास होगा, या पब्लिक के पास होगा। तो एक चीज आप याद रखो, जिस कंपनी के पास अगर पूरा का पूरा होल्डिंग है, 75% का होल्डिंग है, तो इससे आपको क्या समझ आ रहा कि प्रमोटर को पूरा विश्वास है अपने कंपनी में कि वो प्रॉफिट बनाएगी, तभी तो वो लोग अपने शेयर को नहीं बेच रहे, अपने ही पास रख रहे हैं। जितना ज्यादा उनके पास रहेगा, कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो उनको भी तो प्रॉफिट होगा ना। अगर वो अपने शेयर को बेच देंगे, अगर पब्लिक को दे देंगे, म्यूचुअल फंड को दे देंगे, DIS को दे देंगे, तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट बनेगा तो उनको प्रॉफिट होगा। तो यही चीज आपको नोटिस करना है कि जिस भी कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 75% है, वो बहुत ही सॉलिड कंपनी है। लेकिन अगर हम लोग यहां पे देखें तो डाबर का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 67% है, जो कि कंसिस्टेंसी के साथ बना हुआ है। तो 67% खराब नहीं होता, बहुत ही ठीक ठाक है। 51%, 51 से कम है तो समझ जाओ कि कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि कंपनी का प्रमोटर ही अपने शेयर को बेच रहा है, पब्लिक को बेच रहा है, ताकि अगर लॉस होगा तो पब्लिक को होगा, FIS को होगा। तो ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन 67% डाबर की बहुत ही बेस्ट होता है। अगर 75 होता है तो ये तो मतलब समझ लो बहुत ही सही कंपनी। ऐसा बहुत सारे कंपनी है, जैसे कि लक्स इंडस्ट्री के बारे में बात करें 73% समथिंग का है, तो ये बहुत ही बेस्ट है। उसके बाद फिर बहुत सारे कंपनी है, जैसे कि एक है डी मार्ट की भी प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है। तो ये सब कंपनी बहुत ही अच्छी है। वैसे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बाय मत कर लेना, अपने हिसाब से ही ऐसा फंडामेंटल करके यहां पे बाय करना। FIS के बारे में बात करें, FIS क्या होते हैं? FIS जो होते हैं वो बाहर के इन्वेस्टर होते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर होते हैं। इनके पास ना बहुत ही अच्छा टूल होता है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने का। जैसे हम लोग आम लोग पब्लिक हैं, हमारे पास कोई उतना तगड़ा टूल नहीं है कि कंपनी को और अंदर से समझ सके। लेकिन ये FIS जो होते हैं ना, इनका अगर होल्डिंग किसी शेयर में दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, मतलब समझो कुछ तो यहाँ पे बात है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर डाबर के बारे में बात करें तो 2018 में FIS की होल्डिंग 18% की थी, लेकिन अभी दिन ब दिन ये बढ़ते हुए 20% के ऊपर आ चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे शाइन माना जाता है। उसके बाद DIS भी देखो दिन ब दिन यहाँ पे थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा बहुत बना हुआ दिखेगा। तो ये प्रमोटर की होल्डिंग है, होल्डिंग्स भी आपको चेक करना है कि होल्डिंग्स यहाँ पे कैसा देखने को मिलता है। तो ये है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से आसान से लेकर समझाने की कोशिश किया हूं। तो जितने भी यहाँ पे मेजर वर्ड हैं, तो अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझो ना, फंडामेंटल एनालिसिस ज्यादा करके ग्राउंड लेवल पे देखा जाता है कि कंपनी ग्राउंड लेवल पे कैसा कर रही है, प्रोडक्ट बेच रही है, नहीं बिक रहा है, उनका डिमांड कैसा है, सप्लाई कैसा है, फ्यूचर में प्रोडक्ट बिकेगा उनका या नहीं बिकेगा। ग्राउंड लेवल का जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो सबसे बेस्ट होता है। वैसे पेपर वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले अबाउट देखना है, उसके बाद फिर ऊपर में यहाँ पे कुछ डिटेल रहता है वो देखना है, उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स देखना है, पीयर कंपैरिजन देखना है कि उनके कौन कौन कॉम्पिटिटर है मार्केट में, क्वार्टरली रिजल्ट,
शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, उसके बाद बैलेंस शीट देखना है, उसके बाद कैश फ्लो देखना है, देन फिर आपको शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखना है। बस इतना ही अगर आप देख लो, इस पे कमांड कर लोगे तो आप अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। अब थोड़ा सा आपको टेक्निकल एनालिसिस भी बता देता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना होता है। तो अभी क्या है, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है चार्ट को एनालाइज करना। अब देखो ये लोग ना ज़्यादा करके इंट्राडे जितना लोग करते हैं ना और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, फंडामेंटल आपने अच्छा सा एनालिसिस कर लिया है, तो आपको ये टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन ठीक है, जब भी डीप होता है तो बाय करना। आप हमारा दूसरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, टेक इन्वेस्ट। इसमें क्या है कि जो भी कंपनी सही लेवल पे आती है, हम लोग उसमें आपको बताते हैं कि आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली वीडियोस चैनल में आते हैं, तो काफी कुछ नया आपको हर दिन सीखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना वो बताएंगे। तो ये मैंने सबसे बेस्ट चार्ट यहाँ पे ओपन कर दिया है। ये चार्ट अपस्टॉक्स का है। तो अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, फ्री में हो रहा है, एंजल ब्रोकिंग अपस्टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं। तो चार्ट उतना क्लीन नहीं दिख रहा है, लेकिन चलो मैं समझा देता हूं। तो देखो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो ये बता रहा है कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर दर्शाता है और जो रेड कैंडल है वो यहाँ पे नीचे की ओर दर्शाता है, ठीक है। इससे आपको यहाँ पे समझ आया होगा। तो जितना ज्यादा ग्रीन कैंडल मतलब शेयर ऊपर जा रहा है, जितना ज्यादा रेड कैंडल उतना ये नीचे आ रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना होता है कि शेयर का ट्रेंड क्या बोल रहा है। जैसे कि इसका ट्रेंड देखो क्या बोल रहा है, ये इस तरीके से देखो ऊपर जाते हुए ट्रेंड आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या हम लोग समझे कि कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा होगा, तभी तो शेयर ऊपर जा रहा है, और कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहा है, तभी जाके ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो अभी ये एग्जाम्पल के लिए रिलैक्सो लिए हैं, खरीदने मत चल जाना, ये ऐसे ही बस रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, तो ये एग्जाम्पल के लिए है। तो रिलैक्सो का प्रॉफिट अच्छे से बढ़ रहा है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि रिलैक्सो कंपनी जो है प्रॉफिट अच्छे से बढ़ा रही है, तो उसका आप इफेक्ट जो है शेयर में भी देख सकते हैं, ऊपर की ओर यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड देखना टेक्निकल एनालिसिस में। ये मैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इंट्राडे के लिए चार्ट एनालिसिस जो होता है टेक्निकल, वो अलग तरीके का होता है, जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। उससे दूर ही बच के रहना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो पैसा काफी डूब भी सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है टेक्निकल एनालिसिस करते समय कि जिस भी कंपनी का चार्ट, ये मैं एक दिखा देता हूं बना करके अच्छे से। जिस भी कंपनी का चार्ट जो है इस तरीके से वर्क करता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऊपर आता है, नीचे आता है, इस तरीके से जाता है, उस कंपनी से दूर रहना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसका एक रीजन है, अच्छा समझाऊंगा तब समझ आएगा। जैसे कि कंपनी इस लेवल पे अभी चल रही है, अचानक से मान के चलो उसका एक क्वार्टर का प्रॉफिट बहुत ही अच्छे से बढ़ता है, तो इन रिजल्ट क्या होगा, शेयर देखो ऊपर इस तरीके से आपको जाता हुआ दिखेगा। लेकिन क्या है कि फिर दूसरा क्वार्टर बहुत ही खराब हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से आपको शेयर नीचे आता हुआ दिखेगा। फिर जो है अच्छा प्रॉफिट बना, फिर ऊपर जाते हुए दिखेगा। फिर जो है क्वार्टर खराब हुआ, इस बार बहुत ही ज्यादा खराब हो गया, तो देखो फिर इस तरीके से नीचे आते हुए दिखेगा। तो अभी क्या है, अगर मान के चलो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप किसी कंपनी को सोच रहे थे कि अभी यहां पे परचेस कर लेंगे, एक मिनट अच्छे से दिखा रहा हूं, यहां से परचेस कर लेंगे, तो क्या आपको लगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट बनेगा। लेकिन क्या हुआ, इन रिजल्ट तो देखो ये नीचे आ गया। तो इस कंपनी से दूर रहना है। इसे हम लोग चार्ट में देख के समझ सकते हैं कि चार्ट यहां पे क्या बोल रहा है। तो हमें हमेशा ऐसे चार्ट को ऐसे कंपनी को कंसिडर करना है जिसका जो ट्रेंड जो है इस तरीके से ऊपर जाते हुए दिख रहा है। एग्जांपल के लिए अगर रिलैक्सो किसी ने यहां पे परचेस किया होता तो अभी क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो तो प्रॉफिट बना रहा होता, रिलैक्सो तो यहां पे तो आते हुए नहीं ना दिख रहा है। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, लॉन्ग टर्म वालों को एनालाइज करना कि ट्रेंड क्या बोल रहा है, ट्रेंड को ही देख करके आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी फिर इतना छोटा मोटा देखोगे तब तो फिर इन्वेस्टर बन गए आप, क्योंकि फंडामेंटल को फॉलो करो और पैसा डाल के 4-5 साल के लिए छोड़ दो। ये होता है कि इन्वेस्टर रोज रोज खोल करके देखना, भाई 1% गिर गया, 2% गिर गया, ये इन्वेस्टर का लक्षण नहीं है, समझ रहे हो ना। आए दिन मेरे को कमेंट आता है कि भाई आपने ये शेयर परचेस करने बोला, कल गिर गया 2%, क्या करे, बेच दे या रख दे। भाई आप इन्वेस्टर नहीं हो इसका मतलब। अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो, डेली आपको डर लग रहा है ये 2% 3% क्यों गिर रहा है, तो फिर आप पैसा नहीं बना सकते हो। फंडामेंटल अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रॉफिट बनता हुआ दिखेगा। ये रोज रोज का जो गेम खेलोगे ना, तो ऐसा नहीं होता है शेयर मार्केट। भाई दूर रहो या तो छोड़ दो शेयर मार्केट को। अगर ये थिंक है कि कल या परसों मेरा पैसा गिर रहा है,
नहीं देखा जा रहा है, छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चैन की जिंदगी जी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है मेरी बात अभी आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आप डेली बेसिस पे ट्रैक करते हो ना, इन्वेस्टर का टैग लगा चल रहे हो, तो ऐसा इन्वेस्टर नहीं बना जाता। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस में एक चीज मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ पे करना है। अभी मैं इतने डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊंगा, कैसे यहाँ पे कब सिग्नल मिलता है, बाय करना है, सेल करना है, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, उतना आपको अभी जानने की भी जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर हो, एक ही रूल को फॉलो करो, ये स्टॉक है, ये शेयर है, जिसका ट्रेंड ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता वहीं दिख रहा है, जो क्योंकि कोई भी शेयर ऐसे नहीं जाता है, ठीक है ना, धीरे धीरे करके नीचे आएगा तो कभी थोड़ा थोड़ा ऊपर ही जाएगा। तो जिसका ट्रेंड जो है, जैसे इस शेयर का ट्रेंड क्या है, ऊपर की ओर दिखाया, तो मतलब ये कंपनी सही है, डेफिनेटली कर सकते हो। जिसका ट्रेंड जो है ऐसे ऐसे करते हुए जाता है, कभी इतना नीचे आता है, फिर देखो इतना ऊपर जाता है, फिर देखो इतना नीचे आता है, ये सब इन्वेस्टमेंट का स्टॉक नहीं होता है। तो ये हमारा थोड़ा बहुत छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस किया हूं, उतना डिटेल में नहीं बताया, एक नॉर्मल बेसिक सा जो नॉलेज चाहिए वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो ये था शेयर मार्केट सीरीज का 6 वीडियो, जिसमें मैंने आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना आपको बता दिया। तो कैसा लगा ये सीरीज और कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे। और 2 ही वीडियो बचा है, उसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे और इस सीरीज को हम लोग रैप अप करने की कोशिश करेंगे। सही था आज की वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिए, क्योंकि इतने डिटेल में मैं अभी ये सीरीज को चला रहा हूँ ना, एक एक चीज बारीकी से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सीरीज का सारे वीडियो को चेकआउट भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।